प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्री इलेक्शन रैली कब आएगा या फिर आएगा या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। अगर हमें सही से जानना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाले कुछ दिनों में या फिर आने वाले कुछ महीनों में किस तरह का रिटर्न आ सकता है, तो इसके लिए हमें जानना होगा कि वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज़ है वहाँ पे चल क्या रहा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी कौन सा है? यूएस में क्या चल रहा है? वहाँ पे फिलहाल इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसे कम करने के लिए वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। तो फिलहाल अगर आप यूएस इकोनॉमी के हालात देखें तो यूएस का इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि जब भी किसी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि धीरे धीरे उसका इकोनॉमी में स्लो डाउन आने लगता है। लेकिन यूएस इकोनॉमी में फ़िलहाल ऐसा कोई खास स्लो डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। उनका अगर आप जीडीपी ग्रोथ रेट देखें या फिर इकोनॉमिक आउटपुट देखें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। यूएस में फ़िलहाल इन्फ्लेशन कितना है? तो इन्फ्लेशन वहाँ 3% के आसपास चल रहा है और यूएस सेंट्रल बैंक का टारगेट है कि उन्हें इन्फ्लेशन 2% के आसपास लाना है। जब इन्फ्लेशन 2% के आसपास हो जाएगा तभी वो इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू करेंगे। तो ऑफकोर्स 2% इमीडिएटली तो होगा नहीं, थोड़ा और टाइम लगेगा, दैट इज़ फ्यू मंथ्स का टाइम लगेगा। इसीलिए अगर आप इंटरेस्ट रेट कट देखें यूएस में तो फिलहाल एटलीस्ट नियर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। मोस्टली ऐसा लगता है कि शायद जून से रेट कट स्टार्ट होंगे, लेकिन वो रेट कट तभी स्टार्ट होगा जब इन्फ्लेशन अबाउट 2% के आसपास चला जाएगा। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन 3% के आसपास ही है, उन्होंने रेट कट स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर से अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाने लगा तो ऑफकोर्स अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होंगे यूएस में। तो शायद यूएस सेंट्रल बैंक इस तरह का रिस्क नहीं ले। तो हाँ, फ्यू मंथ्स और लगेंगे, उसके बाद लगता है कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू करेगा। और जब भी यूएस में इंटरेस्ट रेट कट शुरू होगा ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उसके कारण वर्ल्ड इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होने से वर्ल्ड मार्केट में लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगा? देखिए फिलहाल वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो यूएस में जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होने लगेगा तो ये जो पैसा यूएस में जा रहा है बहुत ज़्यादा, उसका एक बड़ा हिस्सा दूसरे इकोनॉमीज़ में भी जाना शुरू करेगा, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और प्लस इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो उसका करेंसी भी अगर आप देखें यूएस का, दैट इज़ यूएस डॉलर्स, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है फ़िलहाल। तो जैसे जैसे वहाँ का इंटरेस्ट रेट कम होने लगेगा उनका करेंसी भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि डिप्रिसिएट करने लगेगा। यूएस 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का अगर आप यील्ड देखेंगे, दैट इज़ इंटरेस्ट रेट, तो वो 5% से भी ऊपर जा चुका था, जो कि फिर घटकर 4% से नीचे आ गया। लेकिन फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो ये 4.36% के आसपास हो गया है। तो इतना ज़्यादा मूवमेंट क्यों हो रहा है बॉन्ड यील्ड में? वो इसलिए हो रहा है कि जब फेड रिज़र्व आकर बोलता है कि नहीं अब रेट कट होने वाला है, हम करने वाले हैं, तो उस समय आप देखेंगे कि बॉन्ड यील्ड वहाँ का नीचे आ जाएगा, स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर से फेड रिज़र्व आएगा, वो बोलेगा नहीं अभी तो रेट कट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर से आप देखेंगे स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, बॉन्ड यील्ड थोड़ा ऊपर जाएगा। इनफैक्ट कल का अगर आप स्टॉक मार्केट देखें यूएस का, तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट गिरा है, क्योंकि फिर से वही फेड रिज़र्व ने बोला है कि थोड़ा और टाइम लगेगा रेट कट होने में। यूएस के बाद सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सा है? चाइना। चाइना का परफॉर्मेंस तो आपको पता है पिछले कुछ सालों से बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट भी 5% के आसपास है और ऐसा नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। लेकिन हाँ, वहाँ क्या हो रहा है कि वहाँ जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो उसके कारण ही अगर आप ऑल टाइम लो से अगर उसका आप मार्केट देखेंगे ना, स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस, तो डबल डिजिट का रिटर्न आया है। मैं ऑल टाइम लो की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी ओवरऑल नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन हाँ ऑल टाइम लो से अगर आप देखें तो डबल डिजिट का रिटर्न आया है। और आपको पता है FIIs, वो अगर किसी को ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ऑफकोर्स वो वैसे मार्केट्स में जाएंगे जहाँ की वैल्यूएशन काफ़ी कम हो, काफ़ी ज़्यादा मार्केट गिर चुका हो। और चाइनीज़ मार्केट भी रिलेटिवली बड़ा मार्केट है, इसीलिए जो FIIs का पैसा है वो काफ़ी हद तक चाइनीज़ मार्केट में जा रहा है और रीसेंट टाइम्स में थोड़ा बहुत रिटर्न आया भी है। यूएस और चाइना के बाद अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसके कारण वहाँ भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया था। लेकिन हाँ, वहाँ भी अब इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो आने वाले समय में ऐसा लगता है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वहाँ भी इंटरेस्ट रेट कम कट होगा, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। ना हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं। तो जो भी वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज़ है ना, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़, उनके साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा है।
इनफैक्ट अगर आप जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 8% के आसपास, और इस फाइनेंशियल ईयर में भी अगर आप कंसेंसस देखें तो 7% के आसपास बोला जा रहा है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट आने वाला है इलेक्शंस के बाद, अगर उसका काम अच्छा रहता है तो इवन 8% के आसपास भी हम जा सकते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी आपको याद होगा ना, कंसेंसस था कि अबाउट 6.8%, कुछ लोग तो इवन 6.5% दे रहे थे, लेकिन फाइनली हम 8% के आसपास लगता है कि हम पहुंच जाएंगे। और इस साल भी वही है। अभी अगर आप कंसेंसस देखें तो वो 7% के आसपास दिया जा रहा है। पिछले बार से तो काफ़ी ज़्यादा है, पिछले बार तो 6.5 6.8 बोला जा रहा था, अब 7% या उससे ज़्यादा बोला जा रहा है। तो अगर ओवरऑल जो चीज़ें चल रही हैं इंडिया में, अच्छी चीज़ें, अगर उसे कंटिन्यू रखा जाए, उसे और इम्प्रूव किया जाए तो इवन 8% के आसपास का भी ग्रोथ आ सकता है। इंडिया में फ़िलहाल अच्छा क्या चल रहा है, तो ज़्यादातर चीज़ें अच्छी चल रही हैं। देखिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि इंडिया में बहुत वीक हुआ करता था, इंडिया ना सर्विसेज के लिए रिसेंट टाइम्स में जाना जाता है, लेकिन हाँ मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और काफ़ी सारी फॉरेन कंपनीज़ भी इंडिया में आ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही हैं, और आने वाले सालों में ऐसा लगता ही कि और काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि आने वाले सालों में जो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है ना, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, जो कि काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होने का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी बढ़ेगा। इंडिया का जो हाई जीडीपी ग्रोथ रेट आ रहा है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। लाइक रोड्स बन रहा है, रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, न्यू रेल्स आ रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ, 75% के आसपास है। प्राइवेट सेक्टर भी स्टार्ट हो रहा है आने वाले सालों में काफ़ी तेज़ी से, वहाँ से भी कैपिटल इन्फ्यूजन होगा, इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं, तो वहाँ पे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट करेगा। रूरल इकनॉमी अगर आप देखें तो डाउन रहा है ऑलमोस्ट 3 ईयर से, कोविड के बाद से कुछ उठा नहीं है। लेकिन हाँ एफएमसीजी, अगर आप सेल्स देखेंगे ना एफएमसीजी कंपनीज़ का परफॉर्मेंस, तो दिसंबर जैन फेब में अगर आप देखें तो पहले जो अर्बन जो सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ या स्मॉलर सिटीज़, उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा आ रहा था एफएमसीजी सेल्स के मामले में। लेकिन लास्ट के 3 मंथ्स में अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। अब रूरल इकोनॉमी का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर आ रहा है एफएमसीजी के टर्म्स में मैं बोल रहा हूँ, उनका जो सेल्स होता है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। पिछले लास्ट ईयर भी आप देखें तो मानसून उतना कोई खास अच्छा था नहीं, लेकिन इस बार लगता है कि मानसून का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो अगर मानसून का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, मतलब अच्छे मानसून आता है, तो उसके कारण आप देखेंगे कि रूरल इकनॉमी जो है वहाँ पे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगा। और देखिए रूरल इकनॉमी थोड़ा पीछे चल रहा है, अगर वहाँ भी अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो ओवरऑल जो हमारा इकनॉमी है उस पर बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। इंडिया का अगर आप फॉरेक्स रिजर्व्स देखेंगे तो ऑल टाइम हाई है। इंडिया का जीएसटी कलेक्शंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मंथ ऑन मंथ लगातार बढ़ रहा है, और बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि हम 2 लाख करोड़ का भी मार्क क्रॉस कर लेंगे। तो ओवरऑल बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जहाँ की हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा करेंसी भी देखें ना, आपको लग रहा होगा करेंसी तो हमारा डिप्रिसिएट कर रहा है, लेकिन ऐसे हम नहीं देखते हैं। करेंसी को आप कैसे देखेंगे, आप देखेंगे कि जो दूसरे मेजर इकनॉमीज़ हैं ना, उनका करेंसी कैसा कर रहा है उनके रिलेटिव टू। तो अगर आप उनके रिलेटिव टू हमारा करेंसी देखेंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे यूएस डॉलर से, तो परफॉर्मेंस हमारा काफ़ी अच्छा है। लाइक चाइना बहुत बड़ी इकनॉमी है, उनका करेंसी भी बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएट किया है, और हमारे करेंसी का परफॉर्मेंस उनके करेंसी से बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। सिर्फ चाइना ही नहीं, दूसरे मेजर इकनॉमीज से भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारे करेंसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। नाउ हम जान लेते हैं प्री इलेक्शन रैली के बारे में। तो देखिए अगर लास्ट 3 इलेक्शंस का अगर आप परफॉर्मेंस देखें निफ्टी का, तो ऑन एन एवरेज अबाउट 5.2% का रिटर्न जनरेट किया था निफ्टी ने। लेकिन इस बार का अगर आप देखें इलेक्शन से पहले के क्वार्टर का, तो सिर्फ 2.7% का रिटर्न आया, तो पहले से कम रिटर्न आया है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, तो एफआईआईज़ का अगर आप इन्फ्लोज देखेंगे तो पहले का एवरेज अगर आप देखेंगे लास्ट 3 इलेक्शंस का, तो अबाउट $3 बिलियन का एफआईआई का इन्फ्लो होता था। इस बार सिर्फ $1.3 बिलियन का एफआईआई इन्फ्लो हुआ। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमने जो इकनॉमी के बारे में जाना, इंडियन इकनॉमी के बारे में, तो इंडियन इकनॉमी तो बहुत अच्छा कर रहा है, कंपनीज़ का ही परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक चल रहा है। तो फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में इस बार प्री इलेक्शन रैली का जो टाइम होता है वहाँ पे रैली क्यों नहीं आया, या फिर पहले के मुकाबले परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं रहा? इंडियन स्टॉक मार्केट का रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने का सिर्फ 1 रीज़न है, और वो है
वैल्यूएशन, इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा कर रहा है, फ्यूचर भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर वैल्यूएशन ज़्यादा होगा, इनफैक्ट वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होगा तो नेचुरली एफआईआईज़ का ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो निफ्टी 50 का अगर आप 12 मंथ का ट्रेलिंग पी देखें तो 23 के आसपास है। तो इसे आप अंडर वैल्यूड या फिर फेयरली वैल्यूड नहीं बोल सकते हैं, ये स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है, लेकिन ओवर वैल्यूड है। लेकिन प्रॉब्लम, जो रियल प्रॉब्लम है वो लार्ज कैप्स नहीं, वो है मिड कैप स्मॉल कैप, वहाँ पे वैल्यूएशन और भी ज़्यादा है। स्मॉल कैप का अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स का अगर आप 12 मंथ का ट्रेलिंग पी देखें तो वो 28 के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे एफआईआईज ऐसे होते हैं जिन्हें कि क्विक मनी चाहिए होता है, जल्दी पैसा चाहिए होता है, तो ऑफकोर्स वो वैसे इकोनॉमीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, वैसे स्टॉक मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ की वैल्यूएशन काफ़ी कम है और उन्हें लगता है कि नियर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स आ सकता है। तो फ़िलहाल उनके लिए एक बहुत अच्छा मार्केट है, वो है चाइनीज़ मार्केट। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना, अगर आप ऑल टाइम लो से देखें रीसेंट टाइम्स का तो ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न आया है चाइनीज़ मार्केट में। ऑल्दो लास्ट ईयर में नेगेटिव रिटर्न है, ओवरऑल भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ रीसेंट लो से तो ऑफकोर्स 20% का रिटर्न आया है। तो एफआईआईज़ का पैसा वहाँ काफ़ी हद तक जा रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में एफआईआईज़ का पैसा काफ़ी कम आ रहा है रिलेटिवली। तो जब तक हमारा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं होगा तो एफआईआईज़ का ज़्यादा पैसा हमारे यहाँ नहीं आएगा। इंडिया का अगर आप इलेक्शंस देखें तो 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 1 जून में ये ख़त्म होने जा रहा है। तो अब टाइम ज़्यादा है नहीं, तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई खास रिटर्न आने वाला है। मोस्टली मार्केट थोड़ा अप थोड़ा डाउन करके ही रहेगा, वोलेटाइल मार्केट रहेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाए कि अभी तो रिटर्न्स नहीं आएगा, बात सही है, लेकिन रिटर्न कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट का रिटर्न मोस्टली लगता है कि जून से आना स्टार्ट होगा। जून में देखिए 2 बहुत बड़े इवेंट हैं। नंबर 1 है कि इंडिया में जो इलेक्शंस है उसके रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर जो करेंट गवर्नमेंट है, अगर वो गवर्नमेंट कंटिन्यू रखता है, गवर्नमेंट में के जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, लोकसभा सीट्स करेंट गवर्नमेंट है उसका, अगर वो सीट्स थोड़ा इम्प्रूव करता है तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और सेकंड है यूएस में इंटरेस्ट रेट कट। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होता है जून में तो वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो अगर ये दोनों इवेंट एक साथ हो जाते हैं और पॉजिटिव होते हैं तो वो ओवरऑल इंडियन जो स्टॉक मार्केट्स है, ऐसा लगता है कि उसके लिए बहुत अच्छा होगा। और वहाँ से ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में मोमेंटम थोड़ा स्टार्ट होगा। देखिए, उस तरह का जब पॉजिटिव रिजल्ट होगा ना, तो इवन इफ वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है तब भी एफआईआईज़ जो कि अभी साइड लाइन में बैठे हुए हैं, एक तो ऑफ कोर्स है वैल्यूएशन, दूसरा है इलेक्शन रिजल्ट्स। तो एक बार इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए, सब कुछ पॉजिटिव आया, यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होने लगे, तो वहाँ से आप देखेंगे कि एफआईआईज़ का पैसा भी थोड़ा ज़्यादा इंडियन मार्केट्स में आने लगेगा। और अगर हमारा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो तब तो बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत गिर जाता है तो वो बुरा नहीं होगा ओवरऑल। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, अगर थोड़ा गिर जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि जून से हम बहुत ज़्यादा पैसा एफआईआईज़ का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट इसी तरह का रहता है, किस तरह गिरावट नहीं रहता है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो एफआईआईज़ का पैसा तो आएगा, अभी से ज़्यादा आएगा नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा शायद एफआईआईज़ का नहीं है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है? तो देखिए, रीसेंट टाइम्स में नहीं लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा होने जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बार इलेक्शंस हो गए हैं, रिजल्ट्स फेवरेबल आए, यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होने लगा, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में मोमेंटम वापस आएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से अपना पोर्टफोलियो बना सकें और उसे मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।